नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर एसएससी के द्वारा जो आयोजित की जाने वाली परीक्षा है सीजीएल प्री एग्ज़ाम, जिसके पेपर अभी चल रहे हैं, उसके पेपर का एनालिसिस करूंगा इंग्लिश सेक्शन का, कि इंग्लिश सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है या किस सेक्शन का कितना वेटेज है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, आसान है, मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है, आप उनको किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश वाले सेक्शन में एक अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपना पेपर दे दिया है वो अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि हम क्या स्कोर कर पाएंगे, और जिनका आने वाला है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपने अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे जितने भी कंटेंट से आपको वीडियो मिलेंगे वो समय समय पे आप उनको देखते रहेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सीजीएल प्री एग्ज़ाम के अब तक हो चुके पेपरों की। तो जो स्टूडेंट ये पेपर दे चुके हैं उनके रिएक्शन से या उनके अनुभव से जो चीज़ मैं आपके सामने लाया हूँ, मेरा एनालिसिस इस प्रकार है कि अभी जो सीजीएल प्री एग्ज़ाम हो रहा है, देखिए आपको भी अच्छी तरह पता है, दिन पे दिन हर परीक्षा में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। इसका रीज़न है कि नंबर ऑफ़ अपेयरिंग कैंडिडेट्स हर परीक्षा में बढ़ते जा रहे हैं और हर तरीके का स्टूडेंट एग्ज़ाम में आपका अपीयर होता है। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इतने लंबे समय से ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ एसएससी एग्ज़ाम के लिए, तो इतना एक लंबा है, 2 दशक का लगभग समय हो चुका है। तो उस अनुभव से मैं आपको बताता हूँ, किसी समय पे सामान्य ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा एसएससी के बारे में सोचता था। बहुत सारे बच्चे तो जानते भी नहीं थे, पर जब 2010 के बाद ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ प्री और मेंस, तब से बहुत सारे स्टूडेंट इसके साथ जुड़ने लगे। खासकर कई प्रोफेशनल डिग्री के स्टूडेंट भी इसके साथ जुड़े। उनकी योग्यता सामान्य ग्रेजुएट स्टूडेंट से ज़्यादा ही होती थी। तो ऐसी स्थिति में इसका पेपर का उच्चता का स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता गया। इसमें कई ऐसे बच्चे भी हैं जो वास्तविक रूप से एसएससी की तैयारी नहीं करते, कई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कैट के लिए तैयारी की या कुछ और एग्ज़ाम के लिए तैयारी की, और वहाँ पे वो सफल ना होने के बाद फिर ये यहाँ पे आके वो ट्राई करते हैं। तो उनके लिए एग्ज़ाम बहुत ही आसान साबित होता है, पर एक सामान्य स्टूडेंट के लिए उस लेवल पर ये कठिन हो जाता है। तो अभी वर्तमान में जो एसएससी का पेपर हो रहा है, सीजीएल प्री एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें इंग्लिश का जो एनालिसिस है मेरा, वो ये कहता है कि टोटल 25 क्वेश्चन, हर सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर का है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अब सीजीएल प्री के मार्क्स आगे नहीं जुड़ते हैं, केवल मेंस की मेरिट के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन होता है। बट यहाँ पे एक रिस्क है कि अगर सीजीएल प्री में अटक गए तो मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक अच्छा स्कोर आना अपने आप को सेफ साइड पे ले जाने के बराबर है, अगर आपको आगे तक की सोच रखनी है। तो जो पेपर एनालिसिस बनता है वो ये कहता है कि टोटल 25 क्वेश्चन में से लगभग, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर जो अभी तक पेपर हुए हैं उनमें से जो चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि लगभग 6 क्वेश्चन कंप्रिहेंशन पार्ट से आ रहे हैं, या 5 कह दें उनको, जिनमें क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन हैं। कभी प्री एग्ज़ाम में पैसेज आ जाता है, कभी क्लोज टेस्ट आ जाता है। 22 और 23 का जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी ऐसे ही हुआ है। लगभग फिक्स 5 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट के ऊपर पूछे गए हैं। 1 या 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि जैसे 22 में 1 या 2 क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट, जिनको जम्बल्ड सेंटेंस भी कह देते हैं, कुछ बच्चे पीक्यू आरएस के क्वेश्चन भी कह देते हैं, उनके ऊपर पूछा गया है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे मेजर पार्ट पे, जो है ग्रामेटिकल सेक्शन, जिसका लगभग 10 से 11 क्वेश्चन का वेटेज है इस एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें अगर मैं एनालिसिस करूं तो मोटे रूप से देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस के। जैसे इस बार ऐसा हुआ है कुछ पेपरों में केवल 3 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के आ गए हैं, पर ये एक मोटा अनुमान है कि 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के रहेंगे। इसके बाद जो 7 से 8 क्वेश्चन करते हैं बचते हैं, उसमें हम 3 हिस्से बनाते हैं, जैसे स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन की संख्या 7 से 8 है, जिनके पीछे कोई ना कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट छुपा होता है, ग्रामर के बड़े बड़े कंसेप्ट छुपे होते हैं। अब ये आपकी तैयारी पे, आपके मटेरियल पर निर्भर करता है कि आप उसके लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। वैसे ये सॉफ्ट सेक्शन होता है जिसमें आप 11 के 11
अगर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, 10 आए तो 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और पूरे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला सेक्शन आता है वो है वोकैबुलरी का सेक्शन। इससे मेरा जो एक्सपीरियंस निकल के आया है पेपरों से वो ये कहता है लगभग 8 क्वेश्चन इस सेक्शन से बन के आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा वेटेज रहा है सिनोनिम और एंटोनिम्स का, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड से। वन वर्ड से 1 या 2 क्वेश्चन के बाद बचे हुए क्वेश्चन या तो स्पेलिंग मिस्टेक या करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड ढूंढने के लिए या फिर फ्रेजल वर्ब या इडियम फ्रेजेस से जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से 25 क्वेश्चन का ये जो पेपर है इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। मल्टी डायमेंशनल है ये पेपर, आप सिर्फ छोटी सी तैयारी करके पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनके पास ये पेपर सॉल्व करने के बाद जो उनके व्यू निकल के आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सर 21 से 25 एक इसमें आइडियल स्कोर हो सकता है। मतलब 20 से 21 तो एक नॉर्मल है, अगर बच्चे की अच्छी तैयारी है तो कम से कम 20 से 21 तो करेगा ही, और उसकी तैयारी बहुत अच्छी शार्प है तो वो 21 से ऊपर भी जा सकता है। तो 21 से 25 का ये जो सेक्शन है ये फेवरेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें ग्रामेटिकल सेक्शन जो है उसको हम ईजी से मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब आसान से थोड़ा मध्यम कठिन तक कह सकते हैं। जो वोकैब के क्वेश्चंस हैं उनमें सिनोनिम और एंटोनिम्स के क्वेश्चन कुछ टिपिकल हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इजी है, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड वगैरह के। तो इसको भी हम ईजी टू मॉडरेट सेक्शन में रखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट की है वो है क्लोज टेस्ट, क्योंकि 25 में से अगर 5 क्वेश्चन इसके ऊपर रख दिए जाएँ तो बच्चा हमेशा से डरता है कि मैं यहाँ कैसे इसको फिल करूँगा, किस तरीके से मैं इसके अंदर अच्छे नंबर अर्जित करूँगा। तो दोस्तों क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, बच्चा ये चाहता है मेरे पास कोई मैजिकल मेथड हो और मैं तुरंत 5 क्वेश्चन कर दूं। ये किसी एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं होता है क्लोज टेस्ट। यहाँ पे उन बच्चों को जनरली एडवांटेज होता है जो इंग्लिश मीडियम से आए होते हैं, क्योंकि पैसेज और क्लोज टेस्ट मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर, जब मैं आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की कुछ मैजिकल ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो मेन चीज़ जो है क्लोज टेस्ट सिर्फ एक दिन की तैयारी से नहीं होता है। आप में से ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं और हर तरीके के माहौल में वो हिंदी पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, हिंदी न्यूज़ चैनल्स हैं, कहीं भी देखेंगे तो उनके आसपास हिंदी का इंटरफेस रहता है। अंग्रेजी की रीडिंग पे वो बहुत कम ध्यान देते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा मुख्य हिस्सा है अंग्रेजी की रीडिंग का इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर कोई भी स्टूडेंट उसका अध्ययन करता है तो मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसे ना तो पैसेज में दिक्कत आने वाली है ना क्लोज टेस्ट के अंदर, क्योंकि इनमें सारा खेल रीडिंग का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि अगर आप अपनी मदर टंग के अलावा किसी दूसरी भाषा की मूवी देखने जाएं और वो देखने के बाद आप बाहर आएँ, जब आपसे पूछा जाए कि इस मूवी की स्टोरी लाइन बताइए, इसके अंदर क्या था, तो आप 2 शब्दों में भी वो स्टोरी लाइन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में केवल विजुअल्स होंगे, क्योंकि आपने चित्र देखा है, आप उसकी भाषा नहीं समझ पाए। और ये एक जाहिर सी बात है कि जब आप किसी चीज़ को समझ नहीं पाए तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ये कहानी लागू होती है पैसेज और क्लोज टेस्ट पे, क्योंकि पैसेज और क्लोज टेस्ट ऐसे सेक्शन हैं जिनमें जितना आप रीडिंग करके समझोगे उतना ही अच्छा उत्तर दे सकते हो। क्लोज टेस्ट यही डिमांड करता है कि खाली स्थान को प्रॉपर तरीके से हम कैसे भरें। मतलब क्लोज टेस्ट का मतलब है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस की बजाय रीडिंग पे ध्यान देना चाहिए। रीडिंग जिस बच्चे की जितनी अच्छी है वो पूरी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकता है। तो ये CGL प्री का जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, उनका एनालिसिस मैंने जो रखा आपके सामने, तो मोटे रूप में अगर इसको मैं 3 सेक्शन में बांटूं तो कंप्रिहेंशन पार्ट से 6 क्वेश्चन हो गए, ग्रामेटिकल या एक जनरलाइज पार्ट जो होता है अंग्रेजी का उससे 10 से 11 क्वेश्चन हो गए, और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हो गए वोकैब के। तो इसमें जैसे मैं वोकैब की बात करता हूँ, कई बच्चे ये परेशान रहते हैं कि हम बहुत सारी वोकैब को याद कर लें, बहुत सारे वर्ड्स याद कर लें। दोस्तों याद करने की कोई सीमा नहीं है, बट उसको होल्ड करने की सीमा है। आज भी आप 100 शब्द याद करने का जोश लेके बैठ जाएं तो उनमें से मुश्किल से 2 या 5 शब्द अगले दिन आपको याद रहेंगे, क्योंकि आप जब तक एक ही चीज़ को रिपीटेशन नहीं करेंगे बार बार, वो चीज़ आपको याद नहीं होने वाली है। और वोकैब याद करने का कोई मैजिकल तरीका नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग आपको इसके नाम पे मूर्ख जरूर बनाते हैं और आप बन भी जाते हैं, जिसके कारण आप सोचते हैं कि मैंने कुछ शब्द याद रख के बहुत कुछ को याद नहीं किया जा सकता। वोकैबुलरी अंग्रेजी का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप अपने साथ डिक्शनरी भी दिमाग में फिट करके ले जाओ, साथ भी ले जाओ, तो भी आप पूरा सेक्शन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे हमें एप्लीकेशन पावर चाहिए। अंग्रेजी में सिनोनिम एंटोनिम्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें अंग्रेजी में हर बच्चा मात खा सकता है इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि अंग्रेजी में एक एक वर्ड के करीब करीब 100 मीनिंग तक होते हैं। जब जाके हमें ये सेंस निकालना पड़ता है कि भाई कौन सा वर्ड किस चीज़ के लिए लागू हो रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे किड एक वर्ड है। अब मान लीजिए इसके लिए आपसे सिनोनिम पूछा है किसी पैसेज में इसका यूज़ करके। अब मान लीजिए किड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो सबको आता है जैसे चाइल्ड होता है, तो वो नॉर्मली हर बच्चा उसकी ओर भागेगा। बट मान लीजिए किसी पैसेज में उसको यूटिलाइज किया गया है, किड एक वर्ब होती है टू चीट समवन, किसी को धोखा देना। तो ऐसे अर्थ में अगर इसका इस्तेमाल किया गया है तो बच्चा उस अर्थ को जानता ही नहीं है, तो वहाँ पे वो चाइल्ड का ही आंसर दे के आएगा और वो सोचेगा मैंने ये सही किया है, जबकि वास्तविकता में उसका आंसर गलत है। तो वोकैब के लिए आपको एक सीमित दायरे में रह के अपनी वर्ड पावर को बढ़ाना होगा और इस पे ध्यान देना होगा कि जितने शब्द आप याद करें वो अच्छे याद होने चाहिए, बजाय इसके कि ज़्यादा की ओर भागें और जो आपको पहले से याद है उनको भी भूल जाएं। वोकैब में जो बच्चा ज़्यादा की ओर भागता है वो अपने साथ रखे हुए चीज़ को भी क्या कर सकता है, गंवा सकता है। इसलिए कम खाइए, संतुष्ट रहिए, जिससे कि आप वोकैब में कोई भी गलती ना करें। अब बात आती है ग्रामेटिकल पार्ट की। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है कि आपके पास कंटेंट क्या है। कंटेंट जितना मजबूत होगा उतना ही आप अच्छा काम करेंगे। एक गलती और आजकल बच्चे कर रहे हैं कि अंग्रेजी में वो कोई सामान्य कोई नॉर्मल सी बुक पढ़ के सोचते हैं कि हम बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपका ये डाउट दूर कर दूँ कि अंग्रेजी ग्रामर जो यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर होती है उसका स्कूली शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उस लेवल की तैयारी करके जा रहे हो तो आप निश्चित मान लीजिए एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। आपका कंटेंट बहुत मजबूत होना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि मैंने इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश को पढ़ा है तो मैं बहुत आसानी से इंग्लिश निकाल लूँगा। नहीं, ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि बोलना एक अलग पार्ट है अंग्रेजी का और ग्रामेटिकली किसी चीज़ को करेक्ट करना ये बिल्कुल अलग पार्ट है। तो ऐसे में आप अपने कंटेंट को मजबूत करिए। हमारी क्लासरूम के स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं बहुत मजबूत कंटेंट के साथ इन एग्ज़ाम में उतरते हैं और आउट ऑफ द आउट, जैसे 25 है तो पूरा की पूरा क्वेश्चन करके वो एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत मजबूत है। यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जितना मजबूत कंटेंट रखोगे उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा। तो दोस्तों ये मेरा पेपर एनालिसिस था। मैं आपको अंत में यही चीज़ कहूँगा कि आप किसी एक सेक्शन पे ध्यान ना देके तीनों जो मैंने हिस्से बताए उन पर बराबर ध्यान दीजिए और देखिए किस तरीके से अंग्रेजी, ये इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आती है। और आगे आपको पता है मेंस में तो इसका व्यापक रोल है। आपके टोटल 130 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन केवल इंग्लिश के हैं। मेनली आपका सिलेक्शन इसी पर डिपेंड करेगा। तो अगर अभी लाइटली लोगे और सेलेक्ट भी हो जाओगे तो आगे जाके निराशा में चले जाओगे। इसलिए अभी इसको मजबूत करिए, जिससे आगे तक आप इससे अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें दिया गया कंटेंट आपको कैसा लगा, इसके बारे में राय अपनी ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी कोई नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।